Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 1, the Harappan civilization. Harappan civilization is also known as Sindhu Saraswati civilization or Indus Valley civilization. बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो 4 एंशियंट सिविलाइजेशन है उसमें से एक सिविलाइजेशन को इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा आज से अगर हम 10,000 साल पहले वाले टाइम को इमेजिन करें तो वहाँ ना सिटीज़ होती थी, ना मार्केट्स होते थे, ना स्कूल्स होते थे। ठीक है, तो क्या होता था, फॉरेस्ट होते थे, हर्ट्स होती थी, फिर इंसान ने साथ में रहना चालू किया, फिर एग्रीकल्चर हुई और फिर ग्रेजुअली सिटीज़ का एग्जिस्टेंस आया। ठीक है, सिटीज़ का जन्म होना चालू हुआ। तो इसी कहानी को हम पढ़ेंगे कि कैसे रूरल इकोनॉमी से हम अर्बन इकोनॉमी की तरफ आए, क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्यों इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सिंधु क्या है, सरस्वती क्या है, सब कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, गांव से शहर तक, द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, कैसे सभ्यता की शुरुआत होती है। तो बेटा अगर हम न्यूलिथिक एज की बात करें, न्यूलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज, उस पर्टिकुलर टाइम में जो आदमी होते थे, इवन जो औरतें होती थी, आदमी औरत दोनों मिलके स्मॉल विलेजेस में रहते थे, छोटे छोटे विलेजेस होते थे। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ता गया, पॉपुलेशन भी बढ़ती गई और जो विलेजेस होते थे उनका साइज बढ़ने लग गया। ठीक है बेटा, हम अगर इंसानों की बात करें तो हम में दिमाग है, लॉजिक है, रीज़न है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस पर्टिकुलर पैसेज में हम रहते हैं उससे आगे की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। तो धीरे 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 हमने देखा कि सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, चेंज होने लगती है। जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ जाता है पॉपुलेशन भी बढ़ती है, गांव का साइज़ बढ़ने लगता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगती है तो इंसानों की नीड्स भी बढ़ने लगती हैं। ठीक है, पहले स्कूल्स नहीं थे तो हमें स्कूल्स मिले, हमारे पास कार्ट नहीं होते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, हमने गाड़ियाँ बनाना स्टार्ट की। गाड़ी मतलब मैं आज कार या बाइक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कार्ट्स की बात कर रही हूँ, घोड़ा गाड़ी है ना, बैलगाड़ी। फिर जैसे जैसे गांव बढ़ते गए वही गांव खाई में कन्वर्ट होने लग गए, सिटीज़ में, टाउन्स में। और इसके परिणाम स्वरूप या एज अ रिज़ल्ट हमने देखा कि न्यू आर्ट फॉर्म्स हमें देखने को मिले, स्कल्पचर्स बनने लग गए, पेंटिंग होने लग गई, न्यू स्किल सेट डेवलप हुआ, वीविंग का काम चालू हो गया, मतलब हम कपड़ा बनाने लग गए, पॉटरी, मटके, बर्तन बनाने लग गए, है ना, स्कल्पचर बनने लग गए, नए क्राफ्ट्स आए, नए ऑक्यूपेशन डेवलप होने लगे साइड बाय साइड, ट्रेड और कॉमर्स भी होने लगा। ट्रेड बोले तो व्यापार और कॉमर्स बोले तो वाणिज्य। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, और इस बाइंग एंड सेलिंग में जितनी भी चीज़ें हेल्प करती हैं उन्हें कहते हैं वाणिज्य या कॉमर्स। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस भी एग्जिस्टेंस में आए, वो भी डेवलप होने लगे। मतलब पहले सिर्फ धागा नहीं, धागे के पहले क्या, कॉटन, कॉटन से धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, कपड़े को कलर करना, ये सारे काम भी होने लग गए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई, मतलब हम जो रॉ मटेरियल होता था उसको कहीं ना कहीं फिनिश्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने लग गए। मिट्टी से ईंट बनाने लग गए, ब्रिक्स, है ना, मिट्टी से पॉट्स बनाने लग गए। ऑल दिस ब्रॉट अ न्यू लाइफ स्टाइल, और इस सबसे एक नए लाइफ स्टाइल का जन्म होता है। जब आदमी टाउन्स पर रहना चालू कर देता है तभी से हम देखते हैं इस सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। यहीं से हम मार्क कर सकते हैं बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, इस सभ्यता की शुरुआत को। 4 सिविलाइजेशन ऑफ ब्रोंज एज, ब्रोंज एज की 4 सिविलाइजेशंस को अब हम देखेंगे। ठीक है, पहला सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। दूसरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या टिग्रिस यूफ्रेटिस सिविलाइजेशन, इन 2 रिवर के बीच की जो सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन ये पहली सिविलाइजेशन। तीसरी चाइनीज सिविलाइजेशन जो हुआंगहू रिवर की वैली में थी। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये नाइल रिवर के किनारे है
है ना, नील नदी के किनारे। चाइनीज़ सिविलाइजेशन हुआंगहो रिवर के किनारे पर है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रिस यूफ्रेटिस रिवर के किनारे। और सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन ये किस रिवर के पास है? तो इंडस रिवर के पास है। तो आपको दो ही सिविलाइजेशन पढ़नी है, एक मेसोपोटामियन पढ़नी है और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पढ़नी है। चाइनीज़ और इजिप्शियन आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिविलाइजेशन समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको ये याद ही कर लेना है, ठीक है। तो सिविलाइजेशन इन जनरल अगर समझें तो क्या है, एडवांस स्टेज है ना, या ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट का एक सिस्टम है। तो ये लिखने से तो काम चलेगा नहीं, तो आपको ये तो समझना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। सिविलाइजेशन इम्प्लाइज, सिविलाइजेशन क्या कह रही है बेटा, ये सिविलाइजेशन का मतलब आप क्या निकाल सकते हो, एक डेफिनेट टेरिटरीज में जो सेटलमेंट होते हैं, सिटीज़ जैसे बनी होती हैं, गवर्नमेंट की एक प्रॉपर मेथड होती है, मोनार्की होगी, ओलिगार्की होगी, मोनोपोली होगी, फिर धीरे से डेवलपमेंट होगा ट्रेड का और कॉमर्स का, ठीक है, और फिर कैपेसिटी होगी प्रोग्रेस की जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड होगी। आपके पास तो स्काई ओपन है, जहाँ तक आप डेवलप कर सकते हो करो, क्योंकि आप वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन हो। अभी तक बहुत ज़्यादा कहीं पर कुछ हुआ नहीं है कि आपके लिए कॉम्पिटिशन है। तो सिविलाइजेशन इम्प्लाइज सेटलमेंट इन डेफिनेट टेरिटरीज, एक पर्टिकुलर डेफिनेट टेरिटरी में आप डेवलप करोगे, आपके सेटलमेंट्स को, बड़ी बड़ी सिटीज़ बनेंगी, सरकार होगी, ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा, और आपकी प्रोग्रेस की जो कैपेसिटी होगी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन को अब हम पढ़ेंगे बेटा, कैसे ओरिजिन होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो बेटा 1921 में आर.बी. दयाराम साहनी जो कि एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर एरिया में उन्हें बहुत सारी सील्स मिली, ठीक है, कहाँ से, हड़प्पा विलेज से। हड़प्पा विलेज कहाँ पर है, वेस्ट पंजाब में, जो आज पाकिस्तान का पार्ट है। दूसरे साल मतलब नेक्स्ट ईयर 1922 में एक बहुत बड़ी सिटी इन्होंने एक्सवेट की जो सैंड्स और ब्रिक्स के अंदर दब गई थी, ठीक है। सेम ईयर में ही मतलब 1922 में ही आर.डी. बनर्जी जो थे उन्होंने भी एक्सवेशंस किए, कहाँ पर, मोहनजोदड़ो सिंध में, ये भी आज पाकिस्तान में है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, इस टाइम में ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, प्रॉपर एक डेवलप्ड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसको पता है कि काम कैसे करना है, ठीक है। तो वहाँ के दयाराम साहनी मतलब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ज़रूर हैं, पर ये वर्क अंडर ब्रिटिश अथॉरिटी के ही काम करते थे। ये इन्हें बहुत सारी सील मिल गई हड़प्पा से जो कि आज पंजाब में है। 1922 में फिर इन्हें एक सिटी मिली जो कि दबी थी रेत में और ईंट में। 1922 में ही जो आर.डी. बनर्जी थे उन्होंने भी एक्सवेशंस किए। ये जो वर्ड एक्सवेशन है बेटा, इसका मतलब होता है खुदाई करना, ठीक है, ज़मीन के अंदर से किसी चीज़ को निकालना। तो इन्हें मोहनजोदड़ो के एक्सवेशन का श्रेय दिया जाता है। तो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था इंडिया का, उसने एक एंशिएंट सिविलाइजेशन को अनहर्थ कर लिया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के रूप में। अब दयाराम साहनी भी एक इम्पॉर्टेंट की प्लेयर बन जाते हैं जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं। आर.डी. बनर्जी भी, दयाराम साहनी ने वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन के एक बहुत बड़े शहर को खोजा जिसका नाम था हड़प्पा, और आर.डी. बनर्जी ने किसको खोजा, किसको एक्सवेट किया, मोहनजोदड़ो को एक्सवेट किया, है ना। इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो ऑल इन ऑल ये पैराग्राफ आपको बता रहा है कि भैया आपको 2 ईयर याद रखने, 1921 और 1922। 1922 में हमें मोहनजोदड़ो मिला जो भी आज के पाकिस्तान में, 1921 में हड़प्पा मिला जो भी आज के पाकिस्तान में है। ये काम कौन कर रहे थे बेटा, आर.बी. दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। ये कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में था तो था, इसको डील कौन कर रहे थे बेटा, ब्रिटिश अथॉरिटी कर रही थी। बेटा जैसे ही इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होती है, खोज होती है, एक्सकवेशंस कंप्लीट होते हैं, ये इंडिया की हिस्ट्री का एक एपॉक मेकिंग इवेंट होता है।
मतलब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। बेटा पूरे भारत के इतिहास का ये एक इम्पॉर्टेंट विशिष्ट इवेंट हो जाता है। क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन की और बेटा अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि जो हिस्ट्री है इंडिया की, इंडिया का जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है वो 2500 BC से चालू हो रहा है, ना कि 1000 BC से। नहीं तो जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस नहीं हुए थे ऐसा माना जाता था कि भारत का जो इतिहास है वो 1000 साल ईसा पूर्व से चालू हुआ है। BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। मतलब आज बेटा हम 1 AD से कहाँ पर हैं? 2026 में है। इससे भी आपको कितना पहले जाना पड़ता है? 1000 BC। मतलब यहीं से हमारी हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती थी, 1000 ईसा पूर्व, 1000 BC। पर ऐसा नहीं है, हमारा इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन के बाद और 1500 साल पीछे पहुंच गया। 1500 क्यों बोल रही हूँ? 1000 में आप 1500 प्लस कर दोगे तो 2500 आ जाएगा। मतलब अब हमारा इतिहास कितना पुराना कहा जा रहा है? 2500 BC। मतलब आज किससे कंपेयर करूँगी तो ये 2026 प्लस 2500, तो टोटल कर लो, मतलब 4500 साल पहले से हमारा इतिहास चालू हुआ है। इन दोनों को प्लस कर दो। पहले कुछ हिस्टोरियंस कहते थे, इतिहासकार कहते थे कि भाई भारत का इतिहास तो 1000 BC से है, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकवेशंस ने बोला नहीं, तुम्हारा इतिहास बेटा और पुराना है ना, 2500 BC से शुरू हुआ है। हड़प्पन कल्चर बिलोंग करती थी बेटा किसको? ब्रोंज एज को। हड़प्पन कल्चर किस एज को बिलोंग करती थी? ब्रोंज एज को। देयरफॉर इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और नया नाम मिल गया जो कि है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। और अगर कोई पूछेगा भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहते थे, तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि यहाँ पर ब्रोंज का जो यूज़ था वो स्टार्ट हो गया था। ठीक है, हड़प्पन कल्चर बिलोंग करता है ब्रोंज एज से, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे एज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन कि एक्चुअल में क्या एज है हड़प्पन सिविलाइजेशन की और किसने बताया होगा ये कितनी पुरानी है। तो हम दोनों चीज़ों को अब डिस्कस करेंगे। बेटा पहले मैं पैराग्राफ को पढ़ूँ उसके पहले मुझे बात बताओ, ASI सुना है कि नहीं? आप लोगों ने सुना तो सबने होगा। अभी पिछले 1-1.5 साल में तो ASI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। सुना है क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुना होगा? नहीं सुना? अभी आप लोगों को पता होगा कि एक मस्जिद थी जिसमें लोगों का दावा था और लोगों के पास पूरे एविडेंसेस थे कि वहाँ पहले मंदिर हुआ करता था। तो क्या पूरा केस निकल के आया कि भाई मैं डिसाइड नहीं करूँगी, आप डिसाइड नहीं करेंगे ये मंदिर है कि मस्जिद? वहाँ पर कौन जाएगा? ASI जाएगा। ASI अपने सर्वेस करेगा, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है कि जितनी भी ये एंशिएंट साइट्स हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, है ना, कहाँ पर क्या था वो देखा जाए। तो ये ASI हमने नहीं बनाई है बेटा, ये अंग्रेज़ों के टाइम से इंडिया में थी। बस बात ये है कि पहले इसका कंट्रोल अंग्रेज़ों के पास था, आज हमारे पास है। आप लोग अभी भी न्यूज़ में डालोगे ना ASI न्यूज़ ऑन काशी विश्वनाथ, ASI न्यूज़ ऑन बावरी, तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्या मैं बोल रही हूँ। ठीक है, चलो। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके डायरेक्टर उस पर्टिकुलर टाइम में कौन होते थे? जॉन मार्शल। किस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रही हूँ मैं? 91-92 की बात कर रही हूँ। तो कौन थे? जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल थे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जब इनको पता चला कि बहुत सारी ब्रिक्स मिल रही हैं, स्टैंडर्ड साइज़ की ब्रिक्स हैं, पूरी सिटीज़ वहाँ से हमें मिल रही हैं, तो जॉन मार्शल से रहा नहीं गया, वो खुद पर्सनली गए, उन्होंने पूरा एक्सकवेशन वर्क को सुपरवाइज खुद से किया। और उनका जो सुपरविजन था बेटा, ऐसे ही कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बन जाता, उसने पहले पढ़ाई की होती है। तो जब जॉन मार्शल वहाँ पहुँचते हैं, हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं, तो एक अंदाज़ा बता देते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है ये 4000 से लेकर के 2500 साल ईसा पूर्व की होगी।
4000 BC टू 2500 BC के बीच कहीं इसकी एज होगी। ये दावा किसने किया? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल कौन है? डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। कब के? 1921-22 के। तो इन्होंने कहा कि ये जो एज है इस सिविलाइजेशन की वो होगी अराउंड 4000 BC टू 2500 BC। 4000 से 2500 साल की बात इन्होंने की, वो भी ईसा पूर्व की, बिफोर क्राइस्ट। अभी हम एडी में हैं, कॉमन एरा में हैं, ठीक है। जबकि ये बात कर रहे हैं BC की, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा की। बट जो रेडियो डेटिंग प्रोसेस थी उसने जो डेट थी सिविलाइजेशन की उसको रखा 2300 BC टू 1700 BC। अब देखो बेटा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे उनके जो हेड थे उस टाइम के, उनका नाम क्या था? जॉन मार्शल, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टाइम के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। इनने एक रफ आइडिया लगा दिया कि लगभग ये 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की होगी। ये तो इनका एक अंदाज़ा था, पर इस अंदाजे को गलत साबित किया किसने? कार्बन डेटिंग ने। अब कार्बन डेटिंग बेटा एक साइंटिफिक प्रोसेस है ना, जिससे हम उस पर्टिकुलर एरिया के जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको डेट करते हैं। तो जब कार्बन डेटिंग हुई, रेडियो डेटिंग हुई, है ना, रेडियो डेटिंग, कार्बन डेटिंग, रेडियो डेटिंग हुई, तो रेडियो डेटिंग में जो एग्जैक्ट डेट निकली वो थी 2300 BC टू 1700 BC। थोड़ा सा आगे की तरफ ले आई रेडियो डेटिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन को। रेडियो डेटिंग कह रही है कि 4000 ईसा पूर्व की तो नहीं है, पर हाँ बेटा, कार्बन डेटिंग, रेडियो डेटिंग ने भी इस बात को साबित किया कि ये 2300 ईसा पूर्व BC की सिविलाइजेशन है। और फिर भी इसका अंदाज़ा लगाया गया कि 2300 टू 1700 BC के बीच की ही कहीं ये सिविलाइजेशन है। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने एक्सेप्ट किया उस डेट को जिसको रेडियो डेटिंग मेथड ने एस्टेब्लिश किया। भाई सही बात है, हम लोग साइंटिफिक मेथड के साथ जाएंगे ना, वो तो एक अंदाज़ा था जॉन मार्शल का, हमें उस अंदाजे से कुछ नहीं करना है। हम रेडियो डेटिंग मेथड के साथ गए जो कहती थी इस सिविलाइजेशन की एज लगभग 2300 BC से 1700 के बीच में कहीं होगी। अब हम सोर्सेज को पढ़ेंगे बेटा कि क्या वो सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज को बेस बना के ये चैप्टर लिखा गया और आपको क्लास 9th में पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे जो मेन सोर्सेज हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ गए उन्होंने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए, वो बेस है। इसमें एंशिएंट सिटीज़ के र्यून्स भी आते हैं, बिल्डिंग्स भी आती है, पॉटरी भी आती है। पॉटरी से आप ये मत समझो कि पॉट सिर्फ मटका बनता था, पूरे प्लेट्स, बर्तन, तवा सब कुछ मिट्टी का ही बनता था। पूरा पॉटरी को हम यहाँ पर ले रहे हैं ना, उस टाइम की बिल्डिंग्स की बात हम कर रहे हैं। एंशिएंट सिटीज़ के जो र्यून्स मिले हैं उस एविडेंस की बात करें, जो सील्स वहाँ मिली हैं, जो खिलौने वहाँ मिले हैं, नापने तोलने के जो मेजरमेंट के लिए जो यूज़ होते थे वो हमें वहाँ मिले हैं। ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वहाँ मिली है, टूल्स, वेपन्स वहाँ मिले हैं, हथियार कैसे होते थे, टूल्स कैसे होते थे, ऑर्नामेंट्स कैसे हैं, टॉयज़ कैसे हैं, इन सब के जो र्यून्स मिले हैं ना, उसके बेसिस पे उनको सोर्स बना के हमने इतिहास लिखा है किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। बेटा वेपन्स कैसे होंगे इससे एक अंदाज़ा लगता है सिविलाइजेशन कैसी होगी। सील्स होती हैं मतलब ट्रेड होता होगा। टॉयज़ मतलब सिविलाइजेशन बहुत खुश रही होगी, तभी तो खिलौने थे, बच्चा खुश था। बिल्डिंग्स कब बनाते हैं? जब हम साथ मिलके रहना सीख जाते हैं, फैमिली सीख जाते हैं, तो एक रफ आइडिया आपको इन सारी चीज़ों से लग ही जाता है। अब हम एक्सटेंट की बात करेंगे। एक्सटेंट मतलब कहाँ तक ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो एक्सटेंड करती थी लगभग 1600 किलोमीटर। हड़प्पा जो लारकाना डिस्ट्रिक्ट में है, मोहनजोदड़ो जो मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में है, टू कराची एंड लोथल पोर्ट, कोट दीजी, चंदहुदड़ो, सुख्ता गेंदोर या सख्ती गेंदोर, ये सब पाकिस्तान में है ना, कालीबंगल, रूपर, आलमगीरपुर, कोटला निहांग, संघोल,
मिथाल, बनावली, लोथल, रंगपुर, और रिसेंटली एक नई साइट ऐड हुई है जिसका नाम है ढोलावीरा, पंजाब में, इंडिया में है। पर कोई मिसप्रिंट हुआ है या कोई मिस्टेक है, ये अपने टीचर से बात करना। बेटा ढोलावीरा तो गुजरात में है, ना कि पंजाब में, तो यहाँ पर कहीं कुछ गलती हुई है। एक बार टीचर से कंफर्म कर लेना, मेरा व्यू लास्ट व्यू नहीं होना चाहिए। मैम से पूछना क्या ना, मैम ढोलावीरा तो गुजरात में है, फिर यहाँ पर पंजाब क्यों लिखा हुआ है, तो वो आपको गाइड कर देंगे जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी। और अगर वो पंजाब के साथ जाए तो आप भी पंजाब के साथ चले जाना। ढोलावीरा वैसे गुजरात में है ना। और बेटा एक फेमस प्लेस है, तो आप ऐसे भी नहीं कह सकते, कैसे गलती से लिख दिया लोगों ने पंजाब। द सिविलाइजेशन इंक्लूडेड सम ऑफ द लैंड्स कवर्ड बाय रिवर सतलज, रवि, व्यास, चेनाब, झेलम, इंडस। ठीक है, तो ये जो सिविलाइजेशन थी इसमें कुछ एरियाज उस ज़मीन के भी हैं जिस ज़मीन को कवर करती थी हमारी 5 इम्पॉर्टेंट नदियाँ जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी थी। तो इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, तो इंडस रिवर, सिंधु नदी और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, सतलज, रवि, ब्यास, चेनाब, झेलम। तो इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज के आसपास का जो रीजन था वो भी इस सिविलाइजेशन का पार्ट है। क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बैंक पे थी, इंडस रिवर की वैली में थी, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। तो क्या बता पाओगे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रोमिनेंट सिटीज़ रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक पर थी, वैली में थी, इसीलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। बेटा ये स्पेलिंग भी आप लोग देख लेना, एक बार टीचर्स से पूछ लेना क्या ये स्पेलिंग सही है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बुक्स में मैंने पढ़ा है सुक्ता गेंदौर पढ़ा है, सत का गेंदौर नहीं पढ़ा। हो सकता है ये भी हो, मेरा नॉलेज भी लिमिटेड है, पर एक बार टीचर से कंफर्म कर लेना। बाकी कालीबंगन, रूपर, आलमगीरपुर, कोटला निहांग, संगोल ये तो सब सही हैं, बनावली, लोथल, बस 2 कन्फ्यूजन है। ढोलावीरा पंजाब में नहीं है, गुजरात में है, और ये सुक्ता गेंदौर है। तो एक बार आप लोग बात कर लेना। अब बेटा अभी आप लोगों ने पढ़ा कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज प्रोमिनेंट सिटीज़ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फाउंड ऑन द बैंक और द वैली ऑफ द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट साइट एक्सकवेट की गई थी इस सिविलाइजेशन की उसका नाम हरप्पा था, इसलिए इसे हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो ये एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आपको पता होना चाहिए। ये रहा मोहनजोदड़ो और ये रही रिवर झेलम, चेनाब, रवि, ये रहा आपका हरप्पा। फिर इंडिया की बात करें तो रूपर, कालीबंगन, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के पास है, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर ही है समझो, रंगपुर, लोथल, और यहीं पर ढोलावीरा है। ये कोट दीजी भी इंडिया के बाहर ही है, कोट दीजी इंडिया में नहीं है। लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, रूपर ये सब नेपाल, ये सब इंडिया में है। ठीक है, चलो चलें आगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा चीफ फीचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन के चीफ फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर, प्रोमिनेंट फीचर्स क्या थे? पहला था अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग। जो इंडस वैली पीपल थे उनके पास एक्सीलेंट स्किल थे टाउन प्लानिंग के। जिस तरीके से इन लोगों ने टाउन प्लानिंग की थी ना बेटा, आज भी हम इंडिया में ऐसी टाउन प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं जो आज से 4000 साल पहले हुई थी। करने वाले कौन थे? हरप्पन्स, है ना। तो जो इंडस वैली के जो लोग थे उनके पास एक्सीलेंट स्किल थे टाउन प्लानिंग के। जो स्ट्रीट और जो लेन्स होती थी टाउन्स की वो एक सेट प्लान के अकॉर्डिंग होती थी। हमारे इधर तो ऐसा होता है, मेरे पास प्लॉट थे, मैंने यहाँ से रोड बनाया, यहाँ पर फिर किसी को बेच भी दिया ये प्लॉट, तो यहाँ पर घर बन गया, अब ये रोड यहीं पे ख़त्म हो गई, अब छोड़ दो, है ना। फिर यहाँ पर एक छोटा सा घर बन गया, यहाँ एक बड़ा सा घर बन गया, मतलब ऊट पटांग जहाँ जिसकी मर्जी आ रही वहीं पे वो घर बना ले रहा है। वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर लेन्स, स्ट्रीट, रोड्स प्रॉपर प्लान करके बनाई जाती थी, है ना। और वहाँ पर कोई एनक्रोचमेंट भी नहीं कर सकता था। तो जो इंडस वैली के लोग थे उनके पास एक्सीलेंट स्किल थे टाउन प्लानिंग के। जो स्ट्रीट और लेन्स थी टाउन्स की, उन्हें एक सेट प्लान के अकॉर्डिंग ही लेट किया जाता था। स्ट्रेट होती थी, इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को राइट एंगल पे। मैंने बताया ना कि भाई पहले रोड्स बना दी गई हैं,
इसके बीच में आपको घर बनाना है, रोड के ऊपर घर नहीं बना लेना है। और जो रोड्स होती थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी। रोड्स इतने वाइड होते थे कि ईज़िली आप आ और जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेन रोड होती थी मोहनजोदड़ो की वो 10 मीटर वाइड थी। अब मैंने बोला कि भाई इतनी वाइड रोड होती थी कि आप इजीली जा आ सकें, तो इन्होंने पैरामीटर्स भी दे दिया भाई कितनी वाइड होती थी, तो 10 मीटर वाइड होती थी। 10 मीटर वाइड सोच रहे हो। इवन जो स्मॉल लेन्स होती थी वो भी 4 मीटर वाइड से कम नहीं होती थी, चौड़ी सड़कें होती थी। मोहनजोदड़ो में जो रोड मिली है हमें वो 10 मीटर वाइड मिली है। वहीं पर अगर छोटी पतली गली भी है तो उसकी भी लेंथ 4 मीटर से कम नहीं होगी। स्ट्रीट और जो लेंस होती थी वो कॉर्नर पे राउंडेड होती थी। आप लोग अभी यूट्यूब पे डालो भोपाल ब्रिज, है ना, विच वॉज इन न्यूज़ बिफोर 1 ईयर और 6 मंथ, तो आपको पता चलेगा कि आज के हमारे इतने पढ़े लिखे मूर्ख इंजीनियर हैं, वो भोपाल के ब्रिज पे पता है कैसी टर्निंग दे दी गई, इस तरीके से टर्निंग दे दी गई। अब मुझे बात बताओ, इस टर्निंग में क्या कोई व्हीकल ईजिली टर्न हो पाएगा? नहीं। इतना ज्ञान आज के हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर्स को नहीं है जितना किसको था, हरप्पन्स के लोग थे। उनकी जो टर्निंग होती थी वो राउंडेड होती थी। अब राउंडेड टर्निंग से क्या होता है बेटा, टर्न करने में आसानी होती है। एक बार आप डालना ज़रूर है ना, सर्च करना ज़रूर। सर्च करोगे आप भोपाल ब्रिज 90 डिग्री टर्न, 90 डिग्री टर्न ईजिली आ जाएगा। तो सोचो आज के हमारे लोगों को इतना ज्ञान नहीं है जितना ज्ञान हरप्पन्स को था। उन्होंने सारे कॉर्नर्स राउंडेड रखे थे सो दैट हैवी कार्ट्स को टेक एन ईजी टर्न। हर ब्रिज में इस बात का ध्यान रखा जाता है, हर रोड पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम कॉर्नर से उसको राउंडेड बना देते हैं जिससे ईजी टर्न हो जाए। तो भाई हरप्पन्स को बहुत नॉलेज था। उन्होंने स्ट्रीट और लेन्स के जो कॉर्नर्स थे उन्हें राउंडेड रखा था जिससे हैवी कार्ट इजीली टर्न हो जाए। जो स्ट्रीट होती थी वो फायर बॉन्ड ब्रिक से पेव्ड होती थी। आज भी आप इंडिया के बहुत सारे गांव में चले जाओ, वहाँ पर रोड प्रॉपर बनी हुई नहीं है। वो तो अभी नरेंद्र मोदी ने पिछले 10-12 सालों में बहुत काम किया है, तो हम मान सकते हैं। मतलब मेरी नानी और दादी के घर, दोनों के घर तक प्रॉपर रोड जाती है, अच्छी पेव्ड रोड है। पर पहले ऐसा नहीं था बेटा। जब बारिश वारिश का मौसम होता था तो आप अपने व्हीकल से तो जा नहीं सकते थे क्योंकि बहुत सारी कीचड़ मिट्टी वहाँ पर हो जाती थी। पर इनकी रोड्स ईंट से बनी हुई थी, फायर बॉन्ड, मतलब पहले ईंट को मिट्टी से बनाओ फिर उसे पकाओ क्लेन में, और उससे बनी होती थी। तो हरप्पन्स तो बहुत ही महान थे भाई। मतलब बॉन्ड ब्रिक्स बेटा हुआ, मिट्टी की ब्रिक बनाई, फिर उसको ऐसे बड़े से भट्टे में रख दी सारी ईंटों को, और वहाँ पर फिर कोयले के साथ, हश्क के साथ इन ईंटों को पकाया। उसको कहते हैं फायर बॉन्ड ब्रिक्स, और फिर उससे रोड बनती थी। ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत परफेक्ट था। आज भी हमारे इटारसी की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के इटारसी में मैं रहती हूँ, चारों तरफ जो नालियाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम है वो ओपन है। इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ बना दी हैं और ये ओपन है। अगर कोई गिर जाए ना बेटा, छोटा बच्चा, तो वो जिंदा तो बाहर नहीं निकल सकता, इतनी बड़ी बड़ी नालियाँ हैं और उनके ऊपर कोई कवर भी नहीं है, ओपन है। पर उस टाइम के लोग, मतलब इंडस वैली के लोग, इतना जानते थे कि भाई ड्रेन्स को हमें कवर करना है, तो कवर ड्रेन्स होते थे। देयर वर लैम्प पोस्ट एट रेगुलर डिस्टेंस, स्ट्रीट लाइट्स भी होती थी, मतलब लैम्प पोस्ट थे रेगुलर डिस्टेंसेस पे, हर स्ट्रीट में, हर लेन में। हम ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे तो मोहनजोदड़ो, लोथल और अदर सिटीज़ में हमने देखा है कि बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था। जो हाउस के ड्रेन्स होते थे वो मेन ड्रेन में खाली होते थे। देखो जरा, ये एक घर बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, इनके जो ड्रेनेज सिस्टम होते थे हर घर का, वो एक मेन ड्रेनेज से जुड़ा होता था। और इस मेन ड्रेनेज में जगह जगह इंस्पेक्शन होल्स होते थे कि अगर कोई ड्रेनेज चौक हो जाए तो आप इस इंस्पेक्शन होल के थ्रू उसको क्लियर कर पाएँ। तो जो हाउस का ड्रेन होता था वो मेन ड्रेन में एम्प्टी होता था। जो मेन ड्रेन होता था वो मेन स्ट्रीट से चलता था, बिफोर मेनी लाइन्स, बिलो मेनी लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स के नीचे नीचे चलेगा ये ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर दिखाया हुआ है बेटा। जितने भी ड्रेन्स होते थे ना वो ब्रिक्स से कवर्ड होते थे, स्टोन्स या ब्रिक्स, दोनों में से जो भी है अवेलेबल उस टाइम में, या तो वो ईंट से कवर होते थे या पत्थरों से कवर होते थे। इंस्पेक्शन मेन होल होते थे रेगुलर डिस्टेंसेस में। मैंने बताया ना कि अगर ये मेन ड्रेन है तो मेन ड्रेन में थोड़ी थोड़ी दूरियों पे इंस्पेक्शन होल होते थे, ठीक है।
जिससे जो चोकिंग वगैरह हो, है ना, उसको क्लियर किया जा सके। तो इंस्पेक्शन मेन होल्स वर प्रोवाइडेड एट रेगुलर डिस्टेंसेस। रिफ्यूज़ और डर्ट वॉज नॉट अलाउड टू बी थ्रोन इन टू द ड्रेन। रिफ्यूज़ और डर्ट को ड्रेन्स में डालने की परमिशन नहीं होती थी। देयर वर अ सोक पिट इन द ड्रेन ऑफ एवरी हाउस। हर घर के जो ड्रेन होते थे उसमें एक सोक पिट होता था। सोक पिट का मतलब क्या होता है बेटा? सोक पिट है, इसका काम ये होता था, सोक मतलब होता है सोक कर लेना, सीपेज हो जाना, ये गड्ढा था, ठीक है। अब इसमें जो भी चीज़ें आएंगी, रिफ्यूज़, डर्ट पानी के साथ मिक्स थी, गंदगी थी दूसरी, वो इसमें आके इकट्ठी हो गई। अब ये सोक पिट है ना, तो जितना भी पानी होगा वो यहाँ पर मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी, जो सॉइल होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी आपका सॉलिड वेस्ट होगा वो ऊपर रह जाएगा, जिसको आप फिर क्लीन कर सकते हैं। देयर वॉज अ सोक पिट इन द ड्रेन ऑफ एवरी हाउस। हर घर के ड्रेन में एक सोक पिट हुआ करता था जो सॉलिड वेस्ट को अपने पास रहने देता था, बाकी पानी निकल जाता था। वाटर सप्लाई वॉज ऑल्सो गुड। वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छी थी। हम इस वीडियो को यहीं कर रहे हैं। खत्म। नेक्स्ट पार्ट 2 बिल्डिंग एंड हाउसेस से हम बनाएंगे।